हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जगबोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी इलेक्टिव का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि 7 और 8 इस तारीख के एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के इम्पोर्टेंट लिंक भी दिया गया है। वहाँ पे जाके आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला पठित गद्य बोध रहेगा, है ना। बोला है कि उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है ना। उत्साह की जो गिनती होता है अच्छा गुण में होता है, परंतु जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया व्यापार या फिर तो उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता है ना, तब तक जो है उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती है। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार प्राप्त कर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर उठे, है ना, बैठे बैठे रह जाएं या फिर तो थोड़ा हंस भी दे, तो यह हमारे उत्साह नहीं कहा जाएगा। मतलब यहाँ समझिए, अगर कोई दोस्त आया या फिर तो कोई आया है ना, तो अगर थोड़ा सा खाली दिखावा के लिए बस खाली हंस दिए तो वो उत्साह नहीं कहलाएगा। उत्साह जो खुशी होता है वो अंदर से होता है ना। आगे बोला है कि हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र के आगमन सुनते ही आते जाते दिखाई देंगे। प्रयत्न और कर्म संकल्प जो है ना, उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का भी रहता है। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर का तत्परता जो है दोनों बराबर के साथ साथ जो है वो चलती है। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलावाती है, उसी प्रकार बुद्धि से भी काम कराती भी है ना। अब इससे क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन है ना। उत्साह की संज्ञा किसे नहीं दी जाती है, उत्साह नामक आनंद का केंद्रीय तीन लक्षण क्या है, और गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक देना है ना। तो आंसर देखते हैं हम लोग कि जब तक आनंद का लगाव किसी व्यापार क्रिया और उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता है, तब उसे उत्साह की संज्ञा जो है वो नहीं दी जाती है। उसी तरह से ख का आंसर है उत्साह नामक आनंद के नृत्य, है ना, लक्षण क्या है। तो प्रयत्न और कर्म संकल्प का उत्साह नामक आनंद के नृत्य लक्षण है। इसका शीर्षक बोला है, क्या शीर्षक होना चाहिए, तो उत्साह का स्वरूप ये शीर्षक हो जाए इसका। अथवा और भी एक रहेगा पदांश, उससे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। जग में सचर अचर जितने हैं सारे क्रम निरत हैं। धुन है एक न एक सभी को सबके निश्चित व्रत का। जीवन भर आपत, है ना, आतप स वसुधा पर छाया करता। तुच्छ पत्र भी, है ना, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसे तत्परता। सिंधु विहंग तिरंग पंख को फड़फड़ाकर प्रतिष्ठन में है निगम। नित भूमि अन्न के सेवन में रक्षण में कोमल मलय। पवन घर घर में सुरभि बांट आता है। सस्य सिंचने घर जो है ना, सत्य सिंचने घन जीवन धारणा कर नित जाता है। रवि जो है ना, रवि जग में शोभा सरसाता है। सोम सुधा बरसाता है। सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। आगे बोला है, क्वेश्चन है कि तुच्छ पत्र का सर्वक्रम में ततरपता से कवि का क्या आशय है ना। तो तुच्छ जो होता है, तुच्छ मतलब छोटा होता है, छोटा, तुच्छ पत्ता भी धरती पर सदा छाया करता रहता है। वह स्वयं धूप गर्मी सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन करता है। मतलब यहाँ देखिए कितना समझने वाली बात है ना, कि जो एक पत्ता होता है, तुच्छ छोटा सा पौधा होता है, छोटा सा पत्ता होता है, वो भी क्या करता है कि तुच्छ पत्ता भी धरती का सदा, है ना, छाया करता है, और वह स्वयं धूप और गर्मी जो है ना उसको सहकर जो है अपना कर्तव्य का क्या करता है, पालन करता है। अगला है सूर्य जो है ना, सूर्य सदैव कौन से कर्म के सक्रिय रहता है। तो सूर्य सदैव प्रातः काल उदय होकर संसार के प्रकाश एवं उष्मा फैलाकर सबके जीवन में की रक्षा करता है। उसी तरह से सब है ना, सब है लगे कर्म से। इससे कवि का क्या संदेश है ना, तो इससे कवि का यह संदेश है कि प्रकृति हमेशा अपने कर्तव्य का पालन में तत्पर रहती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्तव्य में क्या करना चाहिए, सदैव तत्पर रहना चाहिए। अगला जो है खंड ख से जो रहेगा अभिव्यक्ति और माध्यम से रहेगा। इसका वीडियो जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल का, सॉरी चैनल बोल रहे हैं, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग अभिव्यक्ति और माध्यम, है ना, वहाँ का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्वेश्चन। उसमें 85 या 65 लगभग क्वेश्चन है जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम से है, जो कि आप लोग के एग्जाम में 9 नंबर से उससे आएगा, 9 या 10 नंबर। तो एक वीडियो वहाँ देख लीजिए, काफ़ी है वहाँ से। आगे बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है ना।
झारखंड के पर्यटन अथवा झारखंड के संस्कृति पर निबंध लिखना है, या फिर तो नगर के रांची है ना, नगर के रांची विद्युत बोर्ड महाप्रबंध को पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा के दिनों में बार बार बिजली चले जाने की उत्पन्न जो होता है असुविधा उसको वर्णन करना है, या फिर तो फुटपाथ पर सोते लोग के विषय में फीचर लिखना है, या फिर तो संचार माध्यम से दूरदर्शन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि दूरदर्शन समाचार वाचक में कौन सा गुण होना चाहिए। तो किन्हीं कितना का देना है, किन्हीं 2 का देना है, 4 है लेकिन 2 का आंसर देना है। यहाँ तो हम 4 को ही बताएँगे लेकिन आप लोग को 2 को छाँट के देना है। तो क का पहले देख लेते हैं, झारखंड के पर्यटन, है ना? झारखंड क्षेत्र पर्यटकों को आकर्षित करने वाला भारत की किसी भी अन्य पर्यटन स्थलों की तुलना में कम नहीं है ना? यहाँ का एक साथ जैविक उद्यान, झील, झरने, पर्वत, पहाड़, जंगल आदि विभिन्न प्रकार के दर्शनीय स्थल भी मौजूद है। इसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी है, मंदिर भी है, पिकनिक स्थल भी है, दर्शनीय प्राकृतिक स्थल भी है जो कि मनोरम छटाओं के साथ विद्यमान झारखंड के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल का यहाँ वर्णन किया जाता है। कौन-कौन जगह है इसको देख लेते हैं। हुंडरू जलप्रपात है ना, झारखंड में है ना? तो रांची शहर के लगभग 32 किलोमीटर दूर में जो है वो हुंडरू है। इस जलप्रपात पर्यटन के लिए अब भी आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है, जो कि जंगल के बीच में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। उसी तरह से आगे है जौनहा, है ना? जौनहा फॉल जिसको हम लोग बोलते हैं जौनहा जलप्रपात। तो हुंडरू के जैसे ही इस जलप्रपात को भी लोकप्रियता यह सिल्लीमुरी मुरी मार्ग में स्थित है। उसी तरह से दसम फॉल जो है, दसम जलप्रपात या रांची शहर के 40 किलोमीटर दूर पर जो रांची टाटा मार्ग पर स्थित है। पंचघाट जो है, उसी तरह बिरसा जैविक उद्यान जो कि हम लोग चिड़ियाघर है ना रांची रामगढ़ मार्ग पर, रांची शहर के 18 किलोमीटर दूर पर, और मांझी के निकट में ये जहाँ सब चीज़ें मतलब चिड़ियाघर में क्या क्या रहता है तो शेर बाघ सब सारा चीज़ है। टैगोर हिल है, मोरहाबादी पहाड़ी पहाड़ी जो है ना इसी के नाम से भी जाना जाता है। मोरहाबादी में मैदान में उत्तर में स्थित यह पहाड़ी कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के परिवार से जुड़ा हुआ है। फिर गोंदा पहाड़ी है ना? रांची झील है, पतरातू घाटी है, सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा आप लोग को लिख देना है। जगन्नाथ मंदिर है, सूर्य मंदिर है, रजरप्पा मंदिर है, बैद्यनाथ धाम है, इस सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा लिखना है ना? क्वेश्चन ही बोला झारखंड के मतलब जो भी है ना पर्यटन वाला क्षेत्र जो है झारखंड के झारखंड में जितना भी पर्यटन है झारखंड की संस्कृति पर निबंध लिखना है। आगे झारखंड की संस्कृति पर हम लोग देख लेते हैं, झारखंड की संस्कृति क्या है सो। तो झारखंड अपने जो है सांस्कृतिक कर्तव्यों को लिए प्रसिद्ध है। झारखंड एक नवगठित राज्य है जिसे बाहर से अलग किया गया है। इस प्रकार पश्चिम बंगाल और बिहार विभिन्न लोगों के स्थानांतरण देखा गया है। उनके व्यक्तिगत सांस्कृतिक लक्षण बरकरार रहे हैं। इस प्रकार से आदिवासी संस्कृति यह समूह झारखंड की संस्कृति को समृद्ध करता है। संगीत, त्योहार, हस्तशिल्प, नृत्य और अन्य मुख्य सांस्कृतिक तत्व भोजन अथवा झारखंडियों के जीवन शैली का उपरोक्त उद्घोषणा का पुष्टि भी करता है। तो झारखंड के त्योहार कौन-कौन है, उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा लिखना है। तो आप लोग झारखंड में जितना भी त्योहार होता है जानते ही हैं, उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा लिख दीजिएगा, है ना? यहाँ पढ़ने में ज़्यादा मतलब लंबा वीडियो बन जाएगा, तो खाली समझा दे रहे हैं कि झारखंड के त्योहार में सरहुल जिसे झारखंड की संस्कृति प्रचुर त्योहारों से अपने समृद्ध खजाने के बिना कहीं नहीं है। सरहुल है, करमा है, सोहराय है, बदना है, टुसू है, ईद है, क्रिसमस है, होली है, दशहरा है, आदि त्योहार के बारे में थोड़ा-थोड़ा 3-3 चचर लाइन लिखना है आप लोग को। तो सरहुल के बारे में थोड़ा-सा लिख देना है कि सरहुल बसंत के समय में मनाया जाता है जब जनजातीय गाँव के देवता को खुशी करता है तो उनकी सुरक्षा की माँग करती है तो जो है फूल सरहुल के प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ये सारा चीज़ लिख दीजिएगा। फिर बांदा, है ना? बांदा कार्तिक अमावस्या के दौरान में आयोजित एक लोकप्रिय त्योहार है जो जानवरों को समाज के योगदान को स्वीकार करने के लिए उनके विनाशकारियों की गुणवत्ता को शांत करने के लिए पूजा किया जाता है। उसी तरह से टुसू, है ना? तो टुसू पौष के महीने में आखिरकार के दिनों में सर्दी के मौसम में फसल के समय जब मनाया जाता है, जब जैसे कि आम त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार में संबंधित अनुष्ठान और रीति-रिवाज का स्थानीय रूप भी बनाए रखा है। आगे है हल पुहनाया, है ना? माह के महीने में पहला दिन में यह हल पुहनाया सर्दी के त्योहार है जो कि जुताई के शुरुआत का जश्न मनाया जाता है। उसी तरह से है झारखंड का संगीत और नृत्य, है ना? तो लोक संगीत और नृत्य झारखंड की संस्कृति के हिस्सा का पार्सल है। आदिवासी समुदाय के सरल और विनम्र आबादी विभिन्न सामाजिक समस्याओं को कठिनाई से ग्रस्त हैं जो कि देसी संगीत शैलियों के एक अभिव्यक्ति भी पाते हैं। झूमर हो गया ना, जैसे झूमर जिसको मतलब जोड़ के हम लोग नाचा जाता है, उस तरह का। अब झारखंड के भोजन के बारे में लिख देना है थोड़ा-सा। झारखंड जो है हम झारखंड की संस्कृति को इस क्षेत्र के व्यंजनों मतलब खाने के लिए जो कुछ प्रकाश को फेंकने के बिना जान सकते हैं। झारखंड के लोग जो है मुख्यतः खाद्य पदार्थ गेहूँ, चावल ये मुख्यतः खाने वाली चीज़ें हैं। मुख्य रूप से सरसों के तेल उपयोग किया जाता है खाना पकाने में, है ना? इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सब्जियाँ पर्याप्त मात्रा में भी उपजाव किया जाता है। इस तरह से दाल हो गया, चावल, फुल्का, रोटी, तरकारी ये सब यहाँ का मुख्य भोजन है।
आगे बोला है, आगे एक पत्र लिखना था, किसके बारे में पत्र लिखना था? क्वेश्चन देख लेते हैं। ख में है नगर के रांची, है ना? विद्युत बोर्ड महाप्रबंधक को पत्र लिखना है, जिस पर परीक्षा के दिन में जो बार-बार लाइन कटता है ना, उसके बारे में। तो उसको लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ से अध्यक्ष लिख दीजिएगा, है ना? अध्यक्ष रांची विद्युत बोर्ड रांची, है ना? महोदय इस, अब आगे लिखिएगा कि मैं इस पत्र द्वारा आपका ध्यान ध्यान जो है नवीन शाहदरा क्षेत्र में बिजली के संकट उत्पन्न कठिनाई की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। नवीन शाहदरा पुस्तक छपाई उद्योग की दृष्टि से दिल्ली का प्रमुख केंद्र बन गया है। इस क्षेत्र की ओर भी अनेक लघु उद्योग धंधे स्थित हैं। इस क्षेत्र में घंटों बिजली नहीं होती, जिसके कारण बहुत जो है निवासियों को व्यापारिक और विद्यार्थी के अत्यधिक जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बीच-बीच में 10 से 5 मिनट बिजली आती है, फिर उसके बाद चली जाती है। परंतु थोड़ी देर बाद पुनः वह चली जाती है। ऐसा लगता है कि मानो कि बिजली आँख मिचौली का खेल खेल रही है। यह सिलसिला प्रायः प्रतिदिन चलता है ना? यदि बिजली जाने का कोई निश्चित समय हो तो सब क्रिया किया जा सकता है, परंतु अनिश्चितता मतलब कोई टाइमिंग ही नहीं है, जब मन आया आया फिर चला गया। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बिजली आती तो है, पर बहुत कम वोल्ट की, जिससे ट्यूब आदि लाइट भी नहीं जल पाता है, बहुत मतलब वोल्टेज कम रहता है। तो हमने दिल्ली विद्युत बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के अनेक बार प्रार्थना की, परंतु हमारी एक न सुनी। बिजली के न आने से विद्यार्थियों को अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। यदि यह क्रम और जारी रहा तो इस क्षेत्र में विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम पर जो है बुरा असर पड़ेगा, है ना? उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। बिजली चले जाने से असामाजिक तत्वों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। बिजली न आने से पानी भी का भी जो भीषण समस्या उत्पन्न हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि गर्मी के दिन में ये बिजली जो है पानी को, है ना? पानी दोनों को कितना उपलब्ध होना ज़रूरी रहता है। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में लिखिएगा, आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र में निवासियों के इन समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ तथा जो है संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दें, है ना? आभार सहित भवदीय लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा यहाँ, है ना? या फिर तो और दूसरा जो था, दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना? दूसरा क्वेश्चन था कि फुटपाथ पर सोचे, है ना? फुटपाथ पर सोते लोग के विषय पर फीचर लिखना है। उसके बाद फिर जनसंचार के माध्यम से दूरदर्शा के पास ये लिखना है। तो फुटपाथ पर सोते लोग, है ना? महानगरों में सुबह सैर पर निकलिए। एक तरफ आप स्वास्थ्य तथा, है ना? आप स्वास्थ्य लाभ करेंगे तथा दूसरी तरफ जो है आपको फुटपाथ पर सोते हुए लोग नज़र आएँगे। महानगर में जिसे विकास का आधार स्तंभ माना जाता है, वहीं पर जो है मानव के बीच एक इतना अंतर है कि यहाँ 2 तरह के लोग हैं। एक उच्च वर्ग के लोग और जिनके पास उद्योग, सत्ता, धन सब चीज़ है, और जिनके पास बड़े-बड़े भवन भी है। महानगर के जीवन चक्र पर प्रभावी दूसरा वर्ग के वह हैं जो कि अमीर बनाने की चाह में गाँव छोड़कर आते हैं तथा यहाँ आकर फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इनका कारण उनकी सीमित आर्थिक क्षमता, महँगाई, गरीबी आदि के कारण जो है इन लोगों को भी भोजन की मुश्किल से नसीब होता है ना? जो इनके घर जो है, इनके लिए एक सपना होता है कि इस सपने को पूरा करने के लिए वो अक्सर छल्ला जाता है ना? कि यह वर्ग जो है वो सरकारी नीतियाँ भी इस विषमता के लिए दोषी है। सरकारी नीतियाँ में जैसे कि और भी सरकारी नियम जो है भी इस सब के लिए सरकार जो है सभी के मतलब अच्छे से ध्यान नहीं देता है। सरकार के तमाम योजनाएँ भ्रष्टाचार के मुँह में भी चली जाती है और गरीब सुविधाएँ जो है ना, सुविधाओं से बाट जोहता रहता है। मतलब ये सब देखते ही रह जाता है। आगे है कि संचार माध्यम से, है ना? संचार माध्यम का दूरदर्शन भूमिका का अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। दूरदर्शन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो के ध्वनि के साथ जब दूरदर्शन का दृश्य मिल जाते हैं, तो यह सूचना विश्वसनीय और कई गुना बढ़ भी जाता है। तो यह दूरदर्शन समाचार वाचक में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। पहला जो है दूरदर्शन जो है ना, दूरदर्शन समाचार वाचक में क्या-क्या गुण होना चाहिए? तो उसकी बोली में स्पष्टता एवं विशिष्टता होनी चाहिए। उसे दृष्टियों के साथ, है ना, तालमेल बनाकर रखना चाहिए। समाचार वाचक को सहज होकर समाचार पढ़ने चाहिए। उन्हें विषयानुकूल जो है मुख्य मुद्रा बनाना आना चाहिए। उसे सामान्य शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसे अपनी वेशभूषा पर भी ध्यान रखना चाहिए, ये सारा चीज़। आगे है खंड ग में, पाठ्यपुस्तक बुक से है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लो प्रीथा की, जल उठो फिर सींचने को।
है ना? इसको मतलब इसका जो है ना आशय स्पष्ट करना है। ये तो कविता जैसा लिखा हुआ है, लेकिन इसका आशय लिखना है। या फिर तो इसको नहीं तो एक और दिया हुआ है, इसका लिख सकते हैं कि जैसे समी वृक्ष के तने से टक्कर, है ना, टक्कर कर न पहचाने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज निर्मेश देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था। युधिष्ठिर में जो है वो सिर झुकाकर निराश लौटते हैं कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार, है ना, से निकलने वाले प्रकाश पुंज देखा था। हम तक आता हुआ वह हमसे विलीन हुआ या फिर तो हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। तो सबसे पहले हम लोग तो पहला जो है ना उसका देख लेते हैं, इसका, है ना, भर गया वाला को। तो यहाँ है कि प्रस्तुत पंक्ति छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो रचयिता कविता गीत गाने दो मुझे, है ना, उससे लिया गया है। कविता में हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा जो है अंतरा भाग 2 से लिया गया है। इसमें कवि निराला क्या कहते हैं, है ना, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें कवि निराला कहते हैं कि सारा संसार विषमता से भर गया है, द्वेष और ईर्षा का विष जो है जन जन को व्याप हो गया है। विषमता के कारण लोग निराश हो गए हैं और हार मान बैठे हैं, अर्थात जिजीविषा, है ना, खो बैठे हैं। मनुष्यता हार गई है। विषम परिस्थितियों से संघर्ष करने के कारण लोग जीना नहीं चाहते हैं। वे जीवन का दांव हार चुके हैं। लोग एक दूसरे को अपरिचित की तरह देखते हैं। मनुष्य को उसकी सही पहचान नहीं मिल पा रही है। पारस्परिक स्नेह सौहार्द का भाव समाप्त हो गया है। उसकी चेतना की लोह बुझ गई है। अतः कवि उन बुती हुई लोह, है ना, जीविका को पुनः जगाना चाहता है। कवि सांसारिक विषमता को दूर करने के लिए और संघर्ष के लिए लोगों का आह्वान करता है। कवि गीत गाकर लोगों को प्रेरणा देना चाहता है कि वे जो हैं जागे और अपने तेज से पृथ्वी की बुझी हुई लौ, है ना, जीविका को पुनः प्रज्वलित करे। और कवि क्रांति चाहता है और विशाख और असंगत व्यवस्था को भी बदलना चाहता है। उसी तरह से दूसरा नंबर में जो था, है ना, दूसरा नंबर में क्या था कि जैसे समी वृक्ष के तने टिककर, तो उसका आशय हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति विष्णु खरे द्वारा रचित कविता सत्य का अंश है ना। यह हमारी पाठ्य पुस्तक जो है अंतरा भाग से ही लिया गया है। इसमें बोला है कि आप लोग अगर महाभारत देखे होंगे तो ये बहुत फायदा करेगा इसमें। विदुर अंततः रुक गए और पलटकर युधिष्ठिर की ओर देखने लगे। ठीक उसी तरह से दृढ़ संकल्प वाले उस व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति हो जाती है जो लगातार सत्य का अनुगमन करता है। समी वृक्ष के तने से टिककर खड़े विदुर ने जैसे ही धर्मराज को पहचानने का प्रयास करते हैं तो अंतिम बार बिना पलक झपकाए एकटक दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा और उसमें से उनका तेज, है ना, प्रकाश पुंज निकलकर युधिष्ठिर में समा गया। अंततः युधिष्ठिर उस तेज पुंज से संपन्न होकर सिर जो है झुकाकर लौट आए, क्योंकि विदुर ने उनसे कुछ कहा नहीं, बस अपना प्रकाश पुंज उन्हें सौंप दिए। ठीक इसी प्रकार अपने दृढ़ चय के बल पर जो है हम सत्य को ही भले ही प्राप्त कर लें, पर सत्य पर पहुंचकर भी हम सत्य का वार्तालाप नहीं कर पाते हैं। सत्य विदुर की भांति अंत में तक जो है वो हमसे कुछ नहीं बोलता है ना। बस हमारा जो है बस उसमें से निकला प्रकाश पुंज हम देखते हैं जो कि हम में विलीन हो जाता है, अर्थात हमारी भी क्या है अतिक्रमण कर आगे बढ़ जाता है। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी दो का उत्तर देना है ना। नाम जो है नाम क्यों बड़ा है, लेखक के विचार अपने शब्दों में लिखिए। या फिर तो लेखक के अनुसार स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्रता होना चाहिए। स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी ट्रेजरी क्या है। या फिर तो भद्रमय शिलालेख के क्षतिपूर्ण कैसे हुई, स्पष्ट कीजिए। या फिर तो और भी एक क्वेश्चन है, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। ये चार में से आप लोग को दो का आंसर देना है। पहला का आंसर देखते हैं कि क्या बड़ा है या रूप, है ना, नाम बड़ा है या फिर तो रूप। तो इस प्रश्न पर विचार करते हुए लेखक कहता है कि जब तक नाम जो है ना नाम से पहले हाजिर न हो जाए तब तक रूप ही पहचान अधूरी हो रह जाती है। नाम इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि वह नाम है और है ना, है कि उसे सामाजिक स्वीकृति, सोशल सेक्शन जो प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति का, वस्तु या स्थान की पहचान उसके समाज स्वीकृति नाम से ही होती है। और नाम इसलिए रूप से बड़ा है। तुलसी ने भी कहा है, कहियत रूप नाम अधीना, है ना। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार स्वतंत्र, है ना, भारत के सबसे बड़ा ट्रेजरी क्या है।
तो लेखक के अनुसार स्वतंत्रता भारत की जो है सबसे बड़ा ट्रेजेडी जो है ना, यह है कि भारत जो है ना, हमारे देश भारत के पश्चिम में शिक्षित सत्ताधारियों ने पश्चिम को देखा-देखी और उनके अंधानुकरण करते हुए जो भी विकास योजनाएँ बनाई है, उसमें से प्राकृतिक, मानव और सांस्कृतिक नाजुक संतुलन को ध्यान में रखा। परिणामतः हमारा पर्यावरण नष्ट हुआ है और प्राकृतिक के साथ हम खिलवाड़ करते हैं और औद्योगिक विकास का यह पश्चिम आधारित मॉडल ही हमारी सबसे बड़ी क्या है ट्रेजेडी है। और हमारे सत्ताधारियों को विकास का नया भारतीय मॉडल बनाना चाहिए और पश्चिम की नकल नहीं करनी चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि भद्रमत जो है शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसे हुई थी? स्पष्ट कीजिए, है ना? तो इज़ियापर गाँव में भद्रमत का एक शिलालेख मिला था, है ना? किंतु उसे 25 रुपये देकर मजमदार साहब ने भारत सरकार से पुरातत्व विभाग के लिए खरीद लिया था। प्रयाग संग्रहालय में भद्रमत के शिलालेख सबसे पहले थे, है ना? सबसे पहले में से थे, अतः अधीन हानि नहीं हुई थी। व्यास जी ने सोचा कि हाजियापुर में भी और भी पुरातात्विक महत्व की सामग्री मिल सकती है। यह सोचकर उन्होंने गुलजार मियाँ के यहाँ से डेरा डाल दिया और उसने घर के सामने कुएं पर 4 खंभों को परस्पर जोड़ने वाली बंडेरों में से एक बेंडर जो है ना, बेंडेर पर ब्राह्मी अक्षर पर लेख था। व्यास जी ने वह जो था बंडेर संग्रहालय के लिए निकलवा ली और इस प्रकार जो है भद्रमय शिलालेख जो है क्षतिपूर्ण हो गया। अगला क्वेश्चन का आंसर है ना? आगे क्वेश्चन क्या था कि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ईमानदार क्यों कहा है? तो हाथ फैलाने वाले अर्थात भीख मांगने वाले व्यक्ति को कवि ईमानदार इसलिए कहा क्योंकि अन्य लोगों की तरह वह धोखाधड़ी, बेईमानी या फिर तो रिश्वतखोरी नहीं कर सकता, इसलिए वह धनवान नहीं बन सका और आज इतना गरीब है। पेट भरने के लिए उसे दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, यह वही। और जो यदि वह भी औरों की तरह बेईमानी या धोखाधड़ी करता तो उनकी तरह भी मालामाल वो भी हो जाता। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का की उत्तर देना है। कार्नियल के गीत में व्यक्त प्राकृतिक चित्रों का अपने शब्दों में लिखना है ना? या फिर तो कविता में पंचवटी के किन गुणों का उल्लेख किया गया उसके बारे में लिखना है, या फिर तो बारहमासा के आधार पर नागमती के विरह व्यथा जो है का चित्रण करना है, या फिर तो बालक से उसकी उम्र और योग्यता का ऊपर कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं, हो ना, वो इसका आंसर लिखना है। तो पहले देखते हैं कार्नियल के गीत से। कार्नियल के गीत के में जो व्यक्त प्राकृतिक चित्र का अपने शब्दों में लिखना है। तो प्रस्तुत गीत जो है प्रसाद जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक महत्व के वर्णन किया है। प्रातः काल सूर्य का प्रथम किरण जब भारत की भूमि पर पड़ती है तब प्रकृति का शोभा देखते ही जो है बनती है। उस समय प्रकृति मधुमय दिखाई देती है। यहाँ दूर देशों से आने वाले व्यक्तियों का आश्रय मिलता है और यह देश जो है सभी के शरणार्थी है ना है। यहाँ के मनुष्य दयावान और करुणावान भी है, सभी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। यहाँ के लोग सभी के सुख पहुँचाने वाली। भारत विविध सभ्यताओं, संस्कृति, रंग, रूप, आचार, विचार एवं धर्म वाले प्राणियों के साथ-साथ समानता और का व्यवहार भी किया जाता है। इस प्रकार से कवि ने कविता में भारत का अनेक विशेषताओं की ओर संकेत किया है। अगला क्वेश्चन है कि कविता में पंचवटी के किन गुणों का उल्लेख किया गया है? तो पंचवटी गुणों का धूर्जटी अर्थात भगवान शिव के समान है। यहाँ रहने वाले लोगों के दुख नष्ट हो जाते हैं और छल प्रचम भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ जो व्यक्ति निवास करते हैं वे मृत्यु की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ सब प्रकार के सुख ही सुख है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य विलक्षण है, जिनका अवलोकन करने हेतु बड़े-बड़े ऋषि जो है ना, बड़े-बड़े ऋषि मुनि भी आते हैं और उनकी समाधि जो है भंग हो जाती है। यहाँ रहने वाले व्यक्ति को अनायास की ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उन्हें तपस्वियों, साधुओं मतलब सत्संग जो है संग है ना प्राप्त होता है। यही नहीं कि यहाँ के उसे मुक्ति भी अपनाया ही मिल जाती है। आगे क्वेश्चन है कि बारहमासा के आधार पर नागमती के विरह व्यर्था का चित्रण कीजिए, है ना? तो बिरह बाज पंछी की तरह अपने शिकार को घेरे हुए है, उसी के चारों ओर मंडरा रहा है। जीते जी वह पंछी उस शिकारी बाज के डर से तो सूख ही रहा है, वह जो है वह उसे अपना शिकार बनाकर मार डालेगा, उसके बाद भी उसके दुर्दशा करेगा, फिर चीर फाड़ कर खा जाएगा। ठीक इसी प्रकार नागमती के लगता है कि वह जो है ना विरज
बाज पंछी की तरह उसे चारों ओर घेरे हुए है, जीते जी उसे खा रहा है, अर्थात विरह के कारण वह रात दिन दुर्लभ जो है ना दुर्बल होते जा रहा है। उसे लगता है कि यह विरह जो है अवश्य ही उसे मार डालेगा और शायद मरने के बाद उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस पंक्ति को विरहगिनी नागमती के निराशा झलक रही है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि बालक से उसकी उम्र और योग्यता के से ऊपर कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, है ना? तो बालक 8 वर्ष की उम्र का था, किंतु उससे पूछे गए प्रश्न उसके उम्र और योग्यता से ऊपर थे। यथाधर्म 10 लक्षण 9 रसों का उदाहरण है। हेनरी 8वें की पत्नी के नाम, है ना? मछलियाँ की प्राण रक्षा, चंद्रग्रहण का कारण, अभाव को पदार्थ न मानने का कारण, पेशवाओं को कुशीनामा आदि बच्चों की अपनी योग्यता के आधार पर नहीं अपितु रटंत विद्या के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। अगला क्वेश्चन है कि केशव दास अथवा विद्यापति में किसी एक कवि का साहित्य परिचय लिखिए, है ना? तो साहित्य परिचय जो है भाव पक्ष केशव दास की रचनाओं में से उनके 3 रूप मिलते हैं। आचार्य, महाकवि और इतिहासकार। आचार्य होने के कारण वह संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में जो है ना शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में लाने के लिए प्रयास करते हैं। उन्होंने रीति ग्रंथों की रचना, केशव के राम कथा को लेकर काव्य रचना करते हैं। केशव के काव्य में नाटकीय तथा उनकी संवाद की योजना अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली है। उसी प्रकार से कला पक्ष जो है केशव के ब्रजभाषा में रचनाएं की है। उनकी भाषा जो है कोमलता और माधुर्य के स्थान पर क्लिष्टता पाई जाती है। उनकी रीतिकाल का प्रवर्तन माना जाता है। उनके काव्य में शब्दों के चमत्कार पर आधारित जो है ना अधिक बल दिया जाता है। अंत में उनका काव्य सहृदयता तथा मधुरता का अभाव है ना? कृतियाँ जो है रामचंद्र चंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, है ना? ये सब है। अथवा इसमें एक और क्वेश्चन था, है ना? इसको आंसर दीजिए या फिर एक और क्वेश्चन है कि विद्या जो है ना विद्यापति भक्ति और श्रृंगार के कवि हैं। श्रृंगार उनका प्रधान रस है और वय है ना वय संधि नक सिख वर्णन संग सन्नाटा एवं नायक के अभिसार का भी चित्रण विद्यापति के प्रिय विषय है। विद्यापति जो है ना कि मैथिल मैथिल कोकिल तथा अभिनव जयदेव कहा जाता है। उनकी वाणी में कोयल जैसी मधुरता है। कला पक्ष विद्यापति का संस्कृत आहट अपभ्रंश तथा मैथिली पर पूरा अधिकार था। उन्होंने इन तीनों भाषाओं की रचनाएं भी की है। इस तरह से देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण सूरदास की बदनामी होती है। सूरदास की झोपड़ी अध्याय के आधार पर संक्षेप लिखे, है ना? तो भैरव एक दुष्ट व्यक्ति था और वह अपनी पत्नी सुभागी को मारता था। और एक दिन सुभागी मार के डर से सूरदास की झोपड़ी पर आकर छिप गई है। भैरव उसे वहां देख लिया था। उसने यह प्रतिवाद शुरू कर दिया कि सूरदास उसकी पत्नी को जो क्या कर रहा है डोरे डाल रहा है, उसे भगाकर ले गया है, उसकी आबरू बिगाड़ी। और भैरव इस प्रकार उस अपेक्षा से सूरदास की बदनामी होती है। आगे है सूरदास के रुपये किसने और क्यों लिए थे। तो भैरव अच्छा आदमी नहीं था। वह अपनी पत्नी को सुभागी को मारता पीटता था और एक बार सुभागी जो है उसकी पिटाई से बचने के लिए सूरदास के यहाँ चले जाती है। तो झोपड़ी में आकर छिप गई और भैरव ने उससे मारने के लिए सूरदास की झोपड़ी पर घुस आया, परंतु सूरदास ने उसे बचा लिया और वह सूरदास से द्वेष करने लगा और सूरदास के चरित्र पर लाछन लगाने लगा। उनकी सूरदास के प्रति ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि वो उससे सूरदास की अनुपस्थिति में उसे झोपड़ी पर घुसकर बचाकर रखे हुए उसके रुपया पोटली चुरा लेता है और आग भी लगा देता है। आगे क्वेश्चन है कि रूप ने अ, भूप दादा को धक्का क्यों दिया। आरोहण अध्याय के आधार पर संक्षिप्त में लिखिए। तो रूप वर्षों जो है ना रूप वर्षों पहले अपने घर से देवकुंड भाग गया था और भूप है ना भूप जो है भूप दादा खोजते हुए आए थे और उनके पकड़ लिया था और वह फिर से न भाग जाए यह उस सोचकर दादा ने उनके कलाई कर कसकर पकड़ लिया था और वे गांव की लौट रहे थे। पहाड़ी के रास्ते पर चलते समय उन्होंने जो है उसने छुटकारा पाने के लिए रूप के उनको धक्का दे दिया था और वे संभल ना सके और वो फिसल कर गिर गए और हाथ पकड़ा होने के कारण रूप उनके साथ खींच गया। तो ये इसका आंसर था।
और वे जो है ढलान पर लुढ़कने लगे और रास्ते में खड़े एक पेड़ के तरफ तथा रूप तथा दूसरी तरफ जो है वो दादा लटके हुए थे। दादा बहुत ही मजबूत इंसान थे, उन्होंने जैसे वैसे रूप को खींचकर और ऊपर की ओर ले आए और उसके हाथ छोड़ दिए। आगे है कि हाथीपाला का नाम हाथीपाला क्यों पड़ा? अपना मालवा खाऊ झाड़ू सभ्यता में अध्याय के आधार पर इसका लिखना आंसर। तो हाथीपाला नाम इसलिए पड़ा, हाथीपाला पड़ा कि कभी वहाँ की बहने वाली नदियाँ पार करने के लिए हाथी पर जाना पड़ता था। चंद्रभद्रा जो है ना, चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी रहा करता था कि जितना महाराष्ट्र के चंद्रभागा नदी में और इंदौर के बीच में निकलने वाली मिलने वाली ये नदियाँ कभी उसे हरा भरा गुलजार रखती थी, लेकिन आज वे नालों में बदल गई है। तो ये था। आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए हम लिंक आप लोग को दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और अभी ऑब्जेक्टिव में माध्यम है ना, अभिव्यक्ति और माध्यम से बहुत क्वेश्चन पूछता है 10 लगभग, तो उसके लिंक भी हम वीडियो में दे देंगे, तो आप लोग पूरा देख लीजिएगा लिंक से।